हाय एवरीवन, माय नेम इज़ सीमा नागर। स्वागत है आप सभी का केमिस्ट्री कक्षा में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। मेरी भगवान से यही प्रार्थना है, जितने भी एस्पिरेंट हैं उनका जो गोल है, उनकी जो ड्रीम्स हैं वो कंप्लीट हो, पूरे हो, अपने टारगेट को अचीव करें और एग्ज़ाम में सक्सेसफुल रहें। ठीक है, तो अभी भी आप लोगों को क्या करना है, निराश नहीं होना है। अगर जिसने स्टडी अपनी स्टार्ट कर दी है, प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है, तो आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट रखिए। और जो कैंडिडेट अभी अभी अपनी प्रिपरेशन जो है मेंस के आंसर राइटिंग जो है उसने स्टार्ट नहीं की है, तो अगर आप अभी से भी स्टार्ट करोगे तो पॉसिबिलिटी है आपका भी सिलेक्शन हो सकता है। तो आपको होप लूज़ नहीं करनी है। तो देखिए, ये जो टाइम है बहुत ही इंपॉर्टेंट चल रहा है। इस टाइम में आपके मन में आ रहा होगा कि क्या मैं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, तो आपको ये सब चीज़ें नहीं सोचनी है। तो देखिए, अभी 1 मंथ का टाइम है एग्ज़ाम होने में। तो अगर अभी भी आपकी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हो पाई है तो आप निराश मत होइए, आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। देखिए, ये जो एग्ज़ाम है इसके PYQs हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि एग्ज़ाम का पैटर्न लेवल क्या रहने वाला है। तो देखो, अगर ये मान के चलें कि ये जो एग्ज़ाम है 11th और 12th लेवल के स्टूडेंट के लिए है, तो 11th और 12th लेवल का तो आपको आना ही चाहिए। ठीक है, उसके साथ ही BSc का बेसिक जो है वो भी पढ़ के रहिए। ठीक है, अगर हम बात करें यूपी PCS या PSC मेंस की, तो जो यूपी PCS मेंस में क्वेश्चंस पूछा जाता है उसमें क्या होता है, उसमें जो है BSc लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कुछ जो यूपी PCS का सिलेबस है उसमें कुछ पोर्शन जो है 12th के जो आपके यूपी PCS सॉरी GIC के जो सिलेबस से मिलते हैं वो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिए हुए हैं। तो जो अभी तक मैंने आपको ऑर्गेनिक की सीरीज़ चलाई है, ऑर्गेनिक की सीरीज़, उसमें मैं अभी तक आपको 33 क्वेश्चंस करा चुकी हूँ। ये इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 34 से स्टार्ट करेंगे। तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये यूपी मेंस में आपके पूछे गए क्वेश्चंस हैं, लेकिन जो GIC के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ठीक है, ये GIC के सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जो GIC के सिलेबस में नहीं है, जैसे पेरिसाइक्लिक हेट्रोकेमिस्ट्री, वो सब मैंने इसमें नहीं लिए हैं। और एक बात कि इसमें स्पेक्ट्रोस्कोपी के क्वेश्चंस भी मैंने नहीं लिए हैं, क्योंकि GIC का जो पेपर है, जो अगर आप सिलेबस उठा के देखोगे तो उसमें आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि जो आपके सिलेबस में नहीं दिया है वो आपको पढ़ना चाहिए अभी के लिए। तो सबसे पहले अभी के लिए आपको सिर्फ वो पढ़ना चाहिए जो सिलेबस में मेंशन है। जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप अदर चीज़ें पढ़ सकते हो। आपके पास टाइम है तो आप बिल्कुल पढ़िए, लेकिन अगर सिलेबस में स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं दिया हुआ है तो मुझे नहीं लगता कि आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी अभी करना चाहिए। देखिए, ये जो टाइम है बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है, इस टाइम को आप वेस्ट नहीं कर सकते हो। जितनी ज़्यादा आप राइटिंग प्रैक्टिस करोगे, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करोगे, उतना ही आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। तो देखिए, अभी आपके पास दो चीज़ें होने वाली है। तो सबसे पहले आपको लर्न करना होगा। ठीक है, सबसे पहले आपको लर्न करना होगा, सेकंड फिर उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करनी होगी। ये बहुत ही प्रैक्टिस करनी होगी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बिकॉज जब तक आप देखिए, अगर आपसे कहे कि आंसर राइटिंग कीजिए, आप आंसर राइटिंग कैसे करोगे जब तक आपको लर्न ही नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको लर्न करनी होंगी चीज़ें, उसके साथ ही आपको एक फॉर्मेट तैयार करना होगा। किस चीज़ का? आपको आंसर का, जो आप आंसर लिखने वाले हो उसका एक फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए। जैसे कि ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिसिटी। तो इस बेसिसिटी के लिए, बेसिसिटी जब आप इसका आंसर लिखने वाले हो तो इसके आंसर के लिए आपको क्या क्या पॉइंट्स पता होने चाहिए। और आपको ये जो क्वेश्चन है आपको सोचना है कि 150 वर्ड में कितना लिखना है, 50 वर्ड में पूछा जाएगा तो कितना लिखना है, और 250 वर्ड में लिखना होगा तो आप इस आंसर को कैसे लिखोगे। तो यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन आपको तीनों पैटर्न में लिख के देखना होगा। ठीक है, आप नहीं जानते हो कि पेपर का जो है लेवल है वो किस टाइप का आने वाला है, लेकिन यूपी जो मेंस है उसके अकॉर्डिंग करोगे तो आप हाई एडवांस लेवल की तैयारी करोगे तो आप लो लेवल का जो है वो आसानी से कर लोगे। सेकेंड थिंग ये है कि आपको NCERT कि जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको प्रिपेयर करके रहने हैं, यानी कि 11th और 12th लेवल के क्वेश्चंस भी आपको प्रिपेयर करने हैं, सो डैट कि उस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएँ एग्जाम में तो वो भी आप कर पाओ। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर से स्टार्ट करते हैं 34 से। तो 34 में जैसे कि अभी हमने देखा बेसिसिटी का ऑर्डर पूछा है, तो ये आपको करना है, इसका बेसिसिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। देखिए, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर का आपका ध्यान रखना है। क्या पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 35, तो 35 क्या है, एल्किल
एलाइल क्लोराइड अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बट विनाइल क्लोराइड डज नॉट। तो आपको एक्सप्लेन करना है वाई, ठीक है, कि एलाइल जो क्लोराइड है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है जबकि विनाइल क्लोराइड नहीं देता है। तो ऐसा क्यों होता है, ठीक है, डबल बॉन्ड की वजह से नहीं दे पाता है, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। रेजोनेंस में आ जाता है जैसे ही क्लोरीन जो होता है अगर डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है तो इसके जो लॉन पेयर होते हैं इसके साथ किस में आ जाते हैं, रेजोनेंस में आ जाते हैं। तो ये जो बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड करेक्टर ना रह के इसमें डबल बॉन्ड पार्सली डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है। तो ये जो बॉन्ड है ना तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो डेट्स वाई जो विनाइल क्लोराइड होता है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देता है जबकि एलाइल क्लोराइड दे देता है, ठीक है। ओके, इसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 36, तो 36 में एसिटाल्डिहाइड फॉर्म साइनोहाइड्रिन फास्टर देन एसीटोन। तो ये वाला क्वेश्चन देना है कि एल्डिहाइड जो है वो फास्ट साइनोहाइड्रिन देता है एसीटोन की तुलना में, क्यों, ठीक है, ये देना। उसके बाद ही ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो है फॉर्म ओसोजन। तो ओसोजन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने पढ़ा भी होगा आपके बीएससी और एमएससी लेवल पे ये जो क्वेश्चन आते थे उसमें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता था ओसोजन, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट में सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो ओसोजन है। उसके बाद अगर हम बात करें 38 की, तो डिस्कस द स्ट्रक्चर एंड स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन का जो स्ट्रक्चर और स्टेबिलिटी आपको बतानी है, डिस्कस करनी है, क्वेश्चन बताना है कि कार्बोटाइन क्या है, उसकी स्टेबिलिटी किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। और आपको ये जो कुछ वो दिए हैं कंपाउंड्स दिए हैं, इनकी जो कार्बोकेटाइंस की डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखनी है, किस स्टेबिलिटी लिखनी है, ठीक है, कार्बोटाइन इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म विद रेफरेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री, ठीक है। अच्छा, आपको ये बताना है, ठीक है, देखिए ये जो रिएक्शंस है क्लियानी फिशर सिंथेसिस, रफ डिग्रेडेशन और म्यूटेशन, ये इंपॉर्टेंट है। अगर देखा जाए तो ये आपके जो लेवल है 11th-12th लेवल के नहीं हैं, ठीक है, बट कार्बोहाइड्रेट से जो क्वेश्चंस बन सकते हैं तो आपको नहीं पता है कि आपको किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो फॉर सेफ जोन, ठीक है, सेफ साइड के लिए आप रख लीजिए कि आप ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये भी आप कर लो। एक बार के लिए अगर पूछा जाता है तो ऐसा ना हो कि आपको फिर बाद में पछताना पड़े कि आपने नहीं किया है। देखिए ये क्वेश्चन, ये जो चीज़ है हर बार लगेगी कि ये वाला पढ़ें या ना पढ़ें, लेकिन आपको ये सोचना है कि कार्बोहाइड्रेट से क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। ग्लूकोज का बन सकता है, फ्रक्टोज का बन सकता है, इनका फॉर्मेशन पूछ सकते हैं, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, ग्लूकोज से फ्रक्टोज, फ्रक्टोज से ग्लूकोज ये पूछ सकते हैं, और ऑक्सीजन फॉर्मेशन इनका पूछ सकते हैं, और इनकी रिएक्शंस कुछ पूछ सकते हैं। उसके साथ ही आपको ये वाला चीज़ें भी अगर कर लोगे तो अच्छा है। अगर आप छोड़ना चाहते हो, आपको लगता है कि नहीं आएगा, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40, तो इसमें देखिए अरेंज ई एंड जेन कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, तो ई और जेड कॉन्फ़िगरेशन भी आ सकता है, पूछा जा सकता है, तो आपको ई और जेड कॉन्फ़िगरेशन इसमें बतानी है, ठीक है। उसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 41, अरेंज द फॉलोइंग कार्बन आयन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी एंड जस्टिफाई योर आंसर बाय गिविंग सूटेबल रीजन। आपको सूटेबल रीजन से आपको जस्टिफाई करना है और आपको कार्बन एनाइन की स्टेबिलिटी बतानी है। तो स्टेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, कार्बोकेटाइन के मिल जाएंगे, कार्बन एनाइन के मिल जाएंगे, तो इस तरह के मिल जाएंगे। हो सकता है फ्री रेडिकल के भी आपसे पूछ लें, ठीक है। तो देखिए अभी ये है क्वेश्चन नंबर 42। तो क्वेश्चन नंबर 42 में क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा हुआ है अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिसिटी। तो यहाँ पर भी बेसिसिटी का आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर बनाना है, ठीक है, किस किस फैक्टर पर डिपेंड करती है वो सब आपको अच्छे से लिखना है, ठीक है। अकाउंट द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट इन फॉलोइंग एलिमिनेशन रिएक्शन। तो आपको बताना है, ठीक है, आपको बताना है कि यहाँ पर ये प्रोडक्ट बन रहा है, यहाँ पर ये प्रोडक्ट बन रहा है, क्यों बन रहा है, कैसे बन रहा है, इसका सारा रीज़न है आपको एलिमिनेशन रिएक्शन का देना है। तो देखिए इस टाइप से भी पूछा जा सकता है, लेकिन आपको एलिमिनेशन रिएक्शन E1 रिएक्शन, E2 रिएक्शन और E1 CB रिएक्शन, ठीक है, ये रिएक्शन आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। अच्छे से आप एक बार लिख के देख लीजिएगा विद एग्जांपल। उसके साथ ही SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन एंड SNI रिएक्शन या फिर SN प्राइम रिएक्शन भी बोलते हैं, वो वाली रिएक्शंस भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये वाली रिएक्शंस हो गए। उसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 44, आइडेंटिफाई द आइडेंटिफाई द एल्किन विच ऑन ओजोनोलाइसिस गिव द फॉलोइंग प्रोडक्ट। तो ओजोनोलाइसिस करने पर ये प्रोडक्ट दे, ठीक है। देखो फॉर्मिक फॉर्मेल्डिहाइड, ये क्या हो गया आपका, फॉर्मेल्डिहाइड हो गया, एसिटाल्डिहाइड हो गया, और ये कीटोन बना है, डाइकीटोन बना है। तो ये कौन सी एल्कीन के
ओजोनोलाइसिस से बन सकता है, ये आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये आपको कुछ रिएक्शंस है ये कंप्लीट करनी है। इस टाइप की रिएक्शंस आपसे पूछी जा सकती हैं। ठीक है, देखिए ये कुछ क्वेश्चन कुछ वो हैं इस तरह की पूछी जा सकती हैं। इसमें एक दो क्वेश्चंस ऐसा हो सकता है कि मैंने शायद ऐड कर दिया हो, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ना, पैरासाइक्लिक के आ जाते हैं, हेट्रोसाइक्लिक के आ जाते हैं, तो रिएक्शंस कंप्लीट करने के लिए या इस टाइप की जो रिएक्शंस हैं मैंने कुछ एनसीईआरटी से भी ऐड की हुई हैं। ओके, तो आप ये सोचोगे कि ये किस ईयर में क्वेश्चन पूछ लिया यूपीपीसीएस का, तो इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो मैंने जैसे कि एल्डोल कंडेंसेशन दिया हुआ था, उसके साथ ही उसमें जो रिएक्शंस थी कुछ रीअरेंजमेंट पूछ लिया है। ठीक है, तो रीअरेंजमेंट जो है आपके सिलेबस में नहीं है, तो वो हटा के फिर मैंने जैसे इसमें फिल्टर क्राफ्ट रिएक्शन लिख दी या कैनिजारो रिएक्शंस लिख दी। ठीक है, तो ऐड कर दिया, तो कुछ एक आध रिएक्शन ऐसी हो जो एनसीईआरटी से या आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ऐड की हुई हैं। ठीक है, तो जैसे ही हो गया एल्डोल कंडेंसेशन हो गया, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन हो गई, कैनिजारो रिएक्शंस हो गई, इस तरह की रिएक्शंस पूछी जा सकती हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज शॉर्टर देन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो आपको बताना है कि जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है वो छोटा होता है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की तुलना में, तो आपको रीज़न देना है या एक्सप्लेन करना है। ठीक है, ये 47 क्वेश्चन हो गए हैं आपके। तो उसके बाद अगर बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 48 की, तो ये कन्वर्ट करना है आपको। ठीक है, बेंजीन टू 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, फिनोल टू पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल्डिहाइड और एसीटोन टू एसीटोन, एसिटिलीन टू एसीटोन। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है और 12th लेवल में इस टाइप के क्वेश्चंस जो रिएक्शंस की होती है क्या हो कन्वर्ट करने वाले क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने होंगे। ठीक है, व्हाट इज ग्रिग्नाट रिएजेंट, डिस्कस द रोल ऑफ ईथर इन द प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नाट रिएजेंट। तो ये ग्रिग्नाट रिएजेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं, पूछे भी गए हैं यूपीपीसीएस में। ठीक है, यूपीपीएससी में। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिटी, तो एसिडिटी का इनका क्या करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर आपको लिखना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिसिटी, तो वहाँ पर एसिडिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा था, यहाँ पर बेसिसिटी का आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। उसके बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी, तो इनकी स्टेबिलिटी का आपको क्या बताना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। तो स्टेबिलिटी के ऑर्डर एसिडिटी, बेसिसिटी और स्टेबिलिटी कार्बोकेटाइन और कार्बन आयन की काफ़ी ज़्यादा पूछे गए हैं। ठीक है, उसके साथ ही अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 53, तो इसमें आपको डिस्टिंग्विश करना है किसमें, ये आपको 1 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है, तो डिफरेंट आप इनको कैसे डिस्टिंग्विश करोगे, कैसे पहचानोगे, ठीक है, वो आपको बताना है। तो यहाँ पर ये आपकी देखिए ये अमीन है, ये आपको बताना है कि आप इनमें कैसे वो करोगे। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करोगे, इसको डिस्टिंग्विश करोगे, पहचानोगे। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें तो आपको ये रिएक्शन दी हुई है, तो यहाँ पर जो ये है ये CH3 है। ठीक है, ये यहाँ पर क्या लगा हुआ है, CH3 है, तो इसकी रिएक्शंस करा दी है BH3 TAHF से, तो क्या बना है ये आपसे पूछा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपको बताना है डिस्कस द रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर भी पूछा जा सकता है। स्टार्टिंग फ्रॉम ग्लूकोज हाउ विल यू प्रिपेयर फॉलोइंग, तो आपको क्या बताना है, बुल्टेरिक एसिड बताना है, सॉर्बिटॉल बताना है, ओसाजोन बताना है और एनहेक्सेन आप कैसे प्रिपेयर करोगे ग्लूकोज से, तो ये आपको बताना है। ठीक है, राइट द शॉर्ट नोट ऑफ पॉलीएमाइड पॉलीमर, तो पॉलीएमाइड पॉलीमर से क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, आपके सिलेबस में भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिसिटी, तो फिर इनका बेसिसिटी ऑर्डर आ गया। आपको कुछ रिएक्शंस कंप्लीट करनी है, देखिए यहाँ पर कंप्लीट करनी है ये रिएक्शंस। जैसे ये कौन सी रिएक्शन है, राइमेटर में रिएक्शंस हो गई, तो इस टाइप की ये पर्किन रिएक्शन हो गई है, तो इस टाइप की रिएक्शंस आपसे पूछी जा सकती हैं, तो ये रिएक्शंस है, ये आप कंप्लीट कीजिए। देन क्वेश्चन नंबर 60, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ SN1 एंड SN2 रिएक्शन, डिस्कस द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ दिस रिएक्शन इफ द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल इज अनसिमेट्रिकल। तो ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है SN1 और SN2 का आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, और असाइन E और Z कन्फिग्रेशन, तो E और Z कन्फिग्रेशन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं यूपीपीएससी में भी, तो हो सकता है आपको यहाँ पर भी देखने को मिले। तो देखिए आयुपैक से E और Z से आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये 61 क्वेश्चंस थे जो मैंने इसमें आपके करा दिए ऑर्गेनिक के। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस की बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी टाइम बहुत कम है, कुछ क्वेश्चंस अभी भी बचे हुए हैं उसके क्या कहते हैं ऑर्गेनिक के जो कि आए हुए हैं, तो आई होप
आप वो एक बार देख लीजिए। इन क्वेश्चन से आपको आइडिया मिल गया होगा किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं अब तक, ठीक है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो 50 क्वेश्चंस आपको फिजिकल केमिस्ट्री के कराएंगे। फिजिकल केमिस्ट्री की देखिए अभी आपको स्टडी का जो टाइम है बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है, टाइम वेस्ट करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो अभी आपको क्या है कि मेरे जो चैनल पे आपको अभी क्या मिलने वाला है, 2 वीडियो आएंगी फिजिकल केमिस्ट्री की, टू बी क्लियर, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री की 2 वीडियो आएंगे जिसमें फिजिकल केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और 2 वीडियो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आएंगी, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसमें भी 50 क्वेश्चन हो सकते हैं, 50 प्लस क्वेश्चन हो सकते हैं, क्योंकि इनऑर्गेनिक के काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ज़्यादा भी क्वेश्चंस अगर हो सकता है तो ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसे इसमें भी हमने 61 क्वेश्चंस किए हैं, ऑर्गेनिक में भी अभी तो कुछ क्वेश्चंस बचे हुए भी हैं, बट इतने क्वेश्चंस इतने हो गए हैं कि आपको एक आइडिया लग जाएगा बेसिक सा कि किस टाइप के क्वेश्चन होंगे। तो 4 वीडियो आपको मिल जाएंगी। और जो ये टारगेट है मैंने आपको पहले भी बोला था 15 जनवरी तक आपको ये कराना है। तो पॉसिबिलिटी होगी 15 जनवरी तक आपको 4 वीडियोज़ और मिलेंगी, 2 फिजिकल की 2 इनऑर्गेनिक की, जिससे आप कर सकें। और हाँ, अगर आपको लगता है कि आपको नीड नहीं है फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो वो भी आप बोल सकते हो, क्योंकि ये जो जो क्वेश्चंस मैं आपको करा रही हूँ ये यूपी पीसीएस मेंस में जो पूछे गए हैं वही क्वेश्चन है, नोट डाउन करने के बाद ही आपको बताए गए हैं। तो अगर आपको नीड नहीं है तो वो नहीं आएंगे, क्योंकि आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी कि यूपी पीसीएस का जो एग्ज़ाम है जीआईसी का, वो एग्ज़ाम मैंने भी प्री क्वालिफाई किया है और मेंस का एग्ज़ाम मैं भी देने वाली हूँ। तो मैंने ये क्वेश्चंस अपने लिए बनाए थे, इनऑर्गेनिक के अलग, ऑर्गेनिक के अलग और फिजिकल के अलग, सो डैट कि मुझे थोड़ा सा आइडिया मिल जाए किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो मैंने यूट्यूब पे देखा है कि इस टाइप की कोई भी वीडियो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, तो मुझे लगा कि जो ये टाइम है इसमें स्टूडेंट को गाइड करने के लिए ज़रूरी है कि उन्हें पता हो कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सो डैट कि स्टूडेंट्स की हेल्प भी हो जाए, ठीक है। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आप अच्छा कर रहे होगे, मेहनत करते रहिए, प्रिपरेशन करते रहिए। और साथ में आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि हिंदी हिंदी को आपको भूलना नहीं है कि केमिस्ट्री केमिस्ट्री पढ़ते रहे और हिंदी को भूल गए। हिंदी के भी 2 पार्ट हैं। आपको क्या करना है कि जो हिंदी ग्रामर है वो भी आपको करना है, व्याकरण, और साथ ही निबंध। तो जो निबंध है, निबंध भी आपको करना है, उसको भी भूलना नहीं है। तो आप ट्राई कीजिएगा कि कुछ एक निबंध आप लिख लें, यानी कि 15 to 20 निबंध जो है एटलीस्ट तो आपको लिखने होंगे, लिख के आपके पास तैयार होने चाहिए। आप ट्राई करोगे कि 2 दिन में भी अगर एक निबंध आप लिखते हो, एक ऐसे अगर आप लिख लेते हो 2 से 3 दिन में भी अगर आप एक ऐसे लिखते हो तो भी आपके पास काफ़ी ऐसे लिख जाएंगे। और उनको एक बार पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, सो डैट कि आपके माइंड में निबंध रहे। और साथ ही आपको जो व्याकरण है उसकी भी आप प्रिपरेशन करते रहिए, क्योंकि जो हिंदी है वो डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है आपके जीआईसी के सिलेक्शन के लिए, क्योंकि हिंदी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्लेब सब्जेक्ट के साथ। तो सब्जेक्ट अगर आपका 300 मार्क्स का है तो हिंदी भी आपका 100 मार्क्स का है, तो आप हिंदी को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो हिंदी की भी प्रिपरेशन करते रहिए साइड बाय साइड, और ज़्यादा आप स्टडी के लिए फोकस कीजिए, सेल्फ स्टडी पे सेल्फ स्टडी कीजिए। और जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप याद कर सकते हो लर्न कीजिए, और समझिए, पैटर्न को समझिए, किस टाइप से आप क्वेश्चन लिख रहे हैं, अपनी ओन वे में आप आंसर लिखिए, अपना एक नया तरीका आप उसमें तैयार कीजिए, सो डैट कि इफेक्टिव हो, अच्छा लगे एग्जामिनर को, और उसमें आपको मार्क्स भी मिले। आपको ध्यान रखना है वर्ड लिमिट 250 का, 150 और 50, ठीक है, इस तरह से लिखनी है। और टाइम के साथ आपको टाइम पे जो आपका पेपर है वो भी आपको अटेम्प्ट करना है। तो और हम, अगर आपको फिजिकल और इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस नहीं चाहिए तो वो भी देख लीजिए, आप एक बार कमेंट करके बता दीजिए। अगर आपको नीड होगी तो मैं वो भी प्रोवाइड करा दूँगी। 4 वीडियोज़ हैं जो 15 जनवरी से पहले करा दूँगी, क्योंकि उसके बाद मुझे भी प्रिपरेशन करनी है, उसके बाद तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल, so all the very best, thank you।